गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अपक्रू CSC अकेडमी। अभी तक इकोनॉमी के सेक्शन में काफ़ी सारे चैप्टर पे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। काफ़ी सारे इकोनॉमी के जो पार्ट हैं वो मैंने कवर कर लिया है। और इसके पहले 2 पार्ट में आपने आर्थिक नियोजन की क्लास देखी, उससे पहले भूमि सुधार के ऊपर मैंने चर्चा की थी। उसके पहले मैंने आप लोगों से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के ऊपर क्लास दिया था। और उससे पहले भारत का जो राष्ट्रीय इनकम है, नेशनल इनकम, उसके ऊपर हमारा क्लास रहा है। और नेशनल इनकम से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी परिचय क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें थी। और इस तरीके से काफ़ी सारे चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया है। और आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है शुरुआत हुए इकोनॉमी के पूरे जो हमारा सेगमेंट है उसको, तो उस लिहाज से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसी के क्रम में आज का जो हमारा सेक्शन है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने भूमि सुधार पढ़ा था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे देश की कृषि का जो हालत था वो बद से बदतर था, बहुत ही ज़्यादा बेहाल था। और भूमि का जो राजस्व प्रणालियाँ थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत शोषणकारी थी, जिस वजह से भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी और उसको लेकर के कदम उठाए गए। तो मैंने भूमि सुधार का पूरा लेक्चर आप लोगों को दिया था 2 पार्ट में। इसी प्रकार से आज का जो हमारा सेक्शन है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म से। आप जानते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें समय समय पर कुछ न कुछ सुधार किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ था वो था LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो सुधार हैं ये 1991 में हुआ था और इसको हमारे देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। ठीक है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या दूरगामी कारण थे, क्या तात्कालिक कारण थे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। फिलहाल तो आप जानिए कि आर्थिक सुधार का तात्पर्य क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, कैसे आवश्यकता पड़ी आर्थिक सुधार की, और पूरा विश्व में हम अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, कैसे कैसे आकर के ये बदला और अब किस प्रकार का चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि तात्पर्य क्या है आर्थिक सुधार का इसकी। तो देखिए, आर्थिक सुधार जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार राज्य की भूमिका को सीमित करती है। ठीक है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है, उस देश की अर्थव्यवस्था में सरकार यानी राज्य की जो भूमिका है उसको कम करती है और निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित करती है। सीधा सीधा मतलब हम कहें तो प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है चीज़ों का। ठीक है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है और सरकार का जो इंटरफेरेंस है उसको कम किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत। तो ये तो इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि आर्थिक सुधार का मतलब होता क्या है। ठीक है, आज भी हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म चल रहे हैं दिन ब दिन। जैसे धीरे धीरे हर चीज़ें क्या हुई जा रही हैं, प्राइवेट हुई जा रही हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो जिसको लेकर के समाज में काफ़ी विद्रोह उठते हैं कि सरकार हर चीज़ बेच दे रही है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत आती है। अगर ये नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है। सरकार के और भी बहुत सारे दायित्व होते हैं और चूँकि हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है तो इसीलिए उनके ऊपर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि कुछ चीज़ों में वो अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। इसीलिए इस बार का जब हमारा बजट आया था, वर्ष 2022-23 का जब बजट आया था, तो जो PPP मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है, PPP मॉडल, जिसमें हम कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये PPP मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप ऐसा हो जिसमें सरकार का और निजी क्षेत्र दोनों का क्या हो, सह-अस्तित्व हो, समन्वय हो। ठीक है, लेकिन अब का जो हमारा बजट आया था उसमें इसको रिवर्स कर दिया गया। इसको कर दिया गया प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें अंतर क्या है? अंतर देखने के लिहाज से तो कुछ नहीं है, ना ही इसके अर्थ के लिहाज से है, लेकिन अगर इसका आप मतलब निकालेंगे तो बहुत बड़ा मतलब है जो कि सरकार के द्वारा दिया गया। अब क्या किया गया है कि जितनी भी हमारे देश में अवसंरचनाओं का विकास है, ठीक है, उनको लेकर के प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को ज़्यादा करने की बात की जा रही है। यानी जो पार्टिसिपेशन है वो अब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होगा। अगर हम 100 रुपये की अगर हम बात करें कि 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट चलाना है तो अब उसमें 80 रुपया प्राइवेट सेक्टर देगा, 20 रुपया सरकार देगी। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पीपीपी में अब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इसको कहा जाता है, न कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया होगा आई थिंक। तो आर्थिक सुधार का तात्पर्य भी यही है कि सरकार की जो भूमिका है औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था के विकास में किसी भी देश के अंतर्गत, उसमें सरकार की भूमिका को कम करके अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को इनहेंस किया जाए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी ऐतिहासिक आधार क्या है इसकी। अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का जब उत्थान नहीं हुआ था, आप जानते हैं सोवियत संघ का जो उत्थान है वो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। सोवियत संघ के उत्थान के पहले जो हमारी पश्चिमी यूरोपीय देश थे, अमेरिकी देश थे, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या था, वर्चस्व था। ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। ठीक है, कब? सोवियत संघ के उत्थान से पूर्व की बात की जा रही है कि पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा क्या था, इम्पैक्ट था, प्रभाव था अर्थव्यवस्था में। और पूरा का पूरा एक तरीके से यूरोप और अमेरिका ये सभी कैसे थे, कैपिटलिस्ट थे। ठीक है, लेकिन जब लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का जब उत्थान हुआ तब पूंजीवाद से ये टर्न कर गया किस पे, समाजवाद पे। ठीक है, और जब मंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी 1931 में, तो उस समय पूंजीवाद का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और समाजवाद की तरफ लोग आकर्षित हुए और उसके बाद से समाजवाद का वर्चस्व बढ़ा। ठीक है, तो सोवियत संघ के उत्थान के बाद से समाजवाद का जो इन्हेंसमेंट है वो बढ़ा है और पूंजीवाद का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद क्या है कि वर्ष 1949 तक आते आते पूर्वी यूरोप, चाइना और साथ ही साथ कुछ विकासशील देश, मैक्सिमम विकासशील जो देश थे उस समय के, उन्होंने समाजवाद को अपनाया। ठीक है, समाजवाद को अपनाया। पहले क्या था, पहले पूंजीवाद था और उसके बाद समाजवाद आ गया। 1949 तक चाइना ने भी अपने यहाँ समाजवाद का ही दूसरा रूप साम्यवाद को अपनाया। पूर्वी यूरोप में समाजवाद अपनाया गया। बहुत सारे विकासशील देश जो ग्रो कर रहे थे और नए नए आज़ाद हुए थे, वो सभी ने भी क्या किया, समाजवाद को अपनाया। ठीक है, ये तो रहा इसकी पृष्ठभूमि। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये दोनों आ गए, देन उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था ने क्या किया, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियाँ अपनाने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियाँ अपनाने लगे। इसका तात्पर्य है कि उन्होंने क्या किया, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने यहाँ पर आयात को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि आयात को कम करेंगे, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो अन्य देशों पर कम रहेगी। अगर आप हर चीज़ बाहर से मंगाते रहेंगे, इसका मतलब आप क्या है, डिपेंडेंट इकोनॉमी वाले देश हैं, जो किसी और के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। हमेशा आपको जो भी चाहिए आप बस मंगाते रहिए, सेल्फ डिपेंडेंट आप नहीं हैं, आप निर्भर इकोनॉमी वाले देश नहीं हैं। तो जब तक आपके देश में इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा, तब तक आप एक सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी वाले देश नहीं बन पाएंगे। आपकी अर्थव्यवस्था संरक्षण के अंतर्गत नहीं रहेगी। आपकी अर्थव्यवस्था हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेगी। अगर वो देंगे तो चलेगी, नहीं देंगे तो नहीं चलेगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आयात अगर आप करते हैं तो इससे लोन भी बढ़ता है। आप किसी देश से कुछ मांगेंगे तो उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोन भी बढ़ता है और सामान आप खरीदेंगे तो आपकी जो राशि है, आपके देश की जो धनराशि है वो दूसरे देश में जाएगी। और इसके कंपैरेटिवली अगर आपका निर्यात नहीं अच्छा होगा तो आपको लॉस ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जब समाजवाद आया तो समाजवादी देशों ने उस काल में क्या किया, संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहित किया, उसके ऊपर बल दिया, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद क्या किया गया कि एक नया टर्म आता है हमारे अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जिसको नाम दिया गया वाशिंगटन सहमति का। वाशिंगटन सहमति का। ठीक है, हुआ ये कि जब
देखा गया कि पूंजीवाद जब असफल हुआ तो समाजवाद आया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये देखा कि समाजवाद भी पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी कि ये माना गया कि ना पूरी तरीके से समाजवाद सही है और ना ही पूरी तरीके से पूंजीवाद सही है। 1980 के दशक में वाशिंगटन सहमति आया था 1980 के दशक में, और इस समय ये देखा गया कि ना ही पूरी तरीके से पूंजीवाद सही है और ना ही पूरी तरीके से समाजवाद सही है। और वाशिंगटन समिति ने भी क्या किया, इसने भी समाजवाद के विपक्ष में अपने तर्क दिए, यानी इसने समाजवाद का क्या किया, विरोध किया। और इसने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा क्या होनी चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप क्या हो, नहीं होना चाहिए। और सारा चीज़ें क्या होनी चाहिए, निजीकरण में होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, इकोनॉमी के क्षेत्र में। और सरकार का हस्तक्षेप या तो एकदम न्यून हो या तो बिल्कुल ना हो, ऐसा इसने कहा। किसने, वाशिंगटन समिति में ऐसा कहा गया। और वाशिंगटन समिति ने किस चीज़ को प्रोत्साहित किया, इसने आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित किया। यानी इसके कहने का ये तात्पर्य था, इस सहमति का ये तात्पर्य था कि आप अपने यहाँ क्या करिए, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करिए, सरकारी जो भूमिका इसको कम करिए, अहस्तक्षेप की नीति लाइए, राज्य के हस्तक्षेप को कम करिए, निजीकरण को बढ़ाइए। और इसीलिए इस वाशिंगटन समिति को ही इसके दूसरे नाम में कहा जाता है आर्थिक सुधार। यानी अर्थव्यवस्था में एक रिफॉर्म की इसने बात की कि आप सरकारों की वर्चस्वता को हटाइए और पूंजीपतियों को इसमें बढ़ाइए। तो वाशिंगटन समिति ने क्या किया कि आर्थिक सुधार की बात की, और इसी के एक परिवर्तित नाम के तौर पर हम आर्थिक सुधार को जानते हैं, जो कि वाशिंगटन सहमति का ही क्या है, परिवर्तित नाम है। तो यहाँ तक तो आर्थिक सुधार का कॉन्सेप्ट आया कि अब निजीकरण को आप बढ़ावा दीजिए, राज्य की भूमिका को कम करिए। इसके बाद जो नया टर्म हमको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने पूरी तरीके से निजीकरण को भी नहीं अपनाया था, पूरी तरीके से उन्होंने समाजवाद को नहीं अपनाया था, तो ऐसे में क्या हुआ कि दो गुट जो बने हुए थे, जो दो दल बने हुए थे, अब उसको क्या हुआ कि काफ़ी लोग थे जो इसके पक्ष में नहीं थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ऐसे में हमारा देश भी था, भारत भी था, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं मिश्रित एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो अब जो आया सुधार के मामले में वो आया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उन्नीस सौ 1990 के दशक में ये टर्म आया। 1990 के दशक में जब काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर के, तब गुट बनने लगे। तब भारत ने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और ना ही समाजवाद के लिए रहा, ना ही पूंजीवाद के लिए रहा, बल्कि क्या हो गया, मिश्रित इकोनॉमी वाला देश हो गया। ठीक है, ये 1990 के तहत हुआ था। हालांकि तत्कालीन समय में भारत जब मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश था, तब भी भारत में समाजवाद की ओर झुकाव थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि रशिया से हमारे जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का जो रूस है, उससे हमारे जो संबंध थे वो इतने अच्छे थे, इसीलिए भारत का जो झुकाव था वो थोड़ा समाजवाद की ओर ज़्यादा था। और चूँकि हम आज़ादी पाए हुए थे, नए नए, और देश आज़ाद हुआ था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सरकार के नियंत्रण में रखना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूंजीपतियों का बहुत वर्चस्व था नहीं कि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसीलिए उस समय जो हमारा झुकाव था वो समाजवाद की ओर ज़्यादा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत तो खैर इसका सबसे अग्रणी माना जाता है। सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कोई अगर है तो वो हमारा देश ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ काफ़ी पूर्वी यूरोपीय देश जो हैं उन्होंने भी इसको अपनाया, और बहुत सारे विकासशील देशों ने भी क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, ये तो क्या रही, ये आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमियाँ रही कि सबसे पहले पूंजीवाद, फिर समाजवाद, फिर संरक्षणवादी आर्थिक नीतियाँ आई, देन आर्थिक सुधार हुए, निजीकरण, वाशिंगटन सहमति जिसको हम कहते हैं वो, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करें भारत में जो आर्थिक सुधार हुए उनकी, तो देखिए भारत में जब अर्थव्यवस्था में सुधार की जाने लगी तब बहुत ज़्यादा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। जनता ने इसकी बहुत आलोचना की, बहुत विरोध हुआ, आज भी होता है। आज अगर सरकार कहे कि वो रेलवे को प्राइवेट कर देगी तो लोग तहलका मचा देते कि रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नौकरियां
कैसे मिलेंगी, ये वो जो सरकारी चीज़ों का जो उनको भूत चढ़ा है वो कैसे पूरा होगा। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन से लोग बड़ा डरते हैं। क्यों? क्योंकि बैठ के खाने की लोगों की आदत हो गई है ना, इस वजह से लोग प्राइवेटाइजेशन से डरते हैं कि सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो हम नौकरी पा के बैठ के कैसे खाएंगे। तो इसीलिए लोग डरते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की जाती है। और उस समय में 1990 के दशक में जब हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, आर्थिक सुधार को जब अपनाया गया 1990 के दशक में, तब क्या हुआ कि उस समय की जो तत्कालीन सरकारें थी जिन्होंने आर्थिक सुधार की क्या की थी, उसके पक्ष में बातें की थी, उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई और उनका समर्थन नहीं किया गया जनता के द्वारा। और जो आर्थिक सुधार के विपक्ष में थे उनका समर्थन जनता ने किया, और जो पक्ष में थे उनका समर्थन नहीं किया। ठीक है, हालांकि बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समय के साथ चलना है और सभी को लेकर के समावेशी विकास करना है, देश को डेवलप करना है, तो निजीकरण बहुत ही आवश्यक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से कर दीजिए, सरकार का नियंत्रण भी होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं निजीकरण की आवश्यकता है। और इसीलिए अब हमारे देश में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की योजना चलती है, ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो रिफॉर्म आती हैं, बहुत सोच समझ के आती हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ उस पर चर्चा करते हैं, तब आती हैं वो सारी चीज़ें, ऐसे ही नहीं आती हैं। हम बैठ कर के उस पर बस बरगला देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन उतने लेवल पे आप सोचना, देश के हित में सोचना, उस तरीके से उसको लेकर के चलना। कोई भी चीज़ जब शुरू होती है ना, तो उसका थोड़ा बहुत उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को सहनी पड़ती हैं। जैसे सड़कें अगर बनानी हैं तो गड्ढे खोदने पड़ेंगे, घर जो रोडों के साइड में मकान बने उनको तोड़ने पड़ेंगे। अगर सड़क बनानी है तो जिस समय वो बनता है उस समय लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। उस टाइम पे सरकार को गाली देके भी आप क्या कर लेंगे? अगर सरकार नहीं बनवाएगी तो भी आप गाली देंगे, बनवाने के लिए जब गड्ढा खोदेगी तब भी आप गाली देंगे। देखिए, जब सरकार कोई काम करेगी उस टाइम प्रॉब्लम आएगी, बाद में उसका बेनिफिट मिलता है। जब सड़कें बन जाएंगी तब आपको बेनिफिट मिलेगा, साल 2 साल बाद बेनिफिट मिलेगा। उस समय पे हमें प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, वो तय है। ठीक है, तो जब हमको पता है कि नहीं कोई चीज़ हमारे आने वाले समय के लिए की जा रही है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये रही आर्थिक सुधार की पृष्ठभूमि और उसका तात्पर्य। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि भारत में आर्थिक सुधार किस प्रकार से आगे बढ़ा, क्या इसकी पूरी रणनीतियाँ रही हैं, किस प्रकार से ये इसका ऐतिहासिक रहा है, और कैसे कैसे करके हमारे देश में क्या रीज़न थे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के। इन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 23 जुलाई वर्ष 1991 को राजकोषीय भुगतान शेष संकट, यानी जिसको हम बीपीओ संकट बोलते हैं, वो हमारे देश में क्या है कि एक अग्रणी भूमिका निभाता है। किसके लिए? आर्थिक सुधारों के लिए। ठीक है, जब हमारे देश में बीपीओ संकट आता है, राजकोषीय एवं भुगतान शेष बीपीओ संकट। ठीक है, और बीपीओ संकट आने के बहुत सारे रीजन थे। ये कब आया था? वर्ष 1991 में आया था। इस समय सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, समाजवाद बुरी तरीके से क्या हो चुका था, घायल हो चुका था, और हमारा देश जो कि सोवियत संघ के एकदम करीबी था, सोवियत संघ के विघटन के बाद हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में बीपीओ संकट आया, जिसका अगर हम रीजन की बात करें तो देखिए, जब 7वां हमारा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, 1985 से 1990 तक का ये टाइम है 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो उस टाइम सरकार ने क्या लक्ष्य दिया था कि निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात प्रोत्साहन पर बल दिया था, यानी कि एक्सपोर्ट को इन्हेंस किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाह्य ऋणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, निर्यात करने के लिए आपको अपने यहाँ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होने के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अगर वो नहीं है तो आप जो पूंजी है वो कहीं और से मांगेंगे, किसी और से आप उधार लेंगे। अब जब आप उधार लेंगे तो उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना रहता है। उस टाइम चूँकि निर्यात प्रोत्साहन पर भारत ने बल दिया तो उसने बहुत सारे ऋण लिए अपने यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे विदेशी ऋण है उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, और बीपीओ संकट का भी एक ये क्या इसने अहम भूमिका निभाई। जब हमारे यहाँ विदेशी ऋणों की क्या हुई, वृद्धि हुई, राजकोषीय जो हमारा ढांचा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुए, डिसबैलेंस आए।
और उसके बाद कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन था वो हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था उस समय में, यानी कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो था वो 13% था, यानी हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं 13% हाइपर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हो गई थी। 8%, ठीक है, मोर देन 8%, 8% से ज़्यादा हमारे यहाँ क्या हो गया था, विदेशी ऋण हो गया था। जीडीपी का जो हमारा 8% था उससे ज़्यादा हमारा क्या था, हमारे यहाँ पर विदेशी ऋण हो गए थे, जो कि बीपीओ संकट में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने राजकोषीय जो हमारे ढांचे थे उसको हिलाकर रख दिया। और हम देखें तो तत्कालिक रीजन अगर हम देखें जब बीपीओ संकट का, तो वो था खाड़ी युद्ध। खाड़ी देश जो हैं, अरब कंट्री के जितने भी देश हैं, एक टाइम पर वहाँ पर युद्ध छिड़ी, ठीक है, खाड़ी देशों में युद्ध हुई। और वो कब हुई थी, 2 अगस्त 1990, ठीक है, 1990 को ये स्टार्ट हुआ था और 28 फरवरी 1991 तक जारी रहा, ठीक है। खाड़ी युद्ध की अगर हम बात करें तो खाड़ी युद्ध जो है, 1 सेकेंड, बीपीओ संकट में जिसने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई और जो तत्कालिक कारण बना था बीपीओ संकट का, वो था खाड़ी का युद्ध। खाड़ी का युद्ध जो कि शुरू कब हुआ, 2 अगस्त 1990 में, ठीक है, और समाप्त कब हुआ, 24 फरवरी 1991 में, ओके। 2 अगस्त 1990 से खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ और 28 फरवरी यहाँ 24 मैंने लिखा है, 28 फरवरी 1991 तक क्या रहा, ये जारी रहा। इसमें यूएसए के नेतृत्व में, ठीक है, इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, यूएसए ने नेतृत्व किया था खाड़ी देशों के साथ। 34 राष्ट्र, ठीक है, खाड़ी देशों के 34 राष्ट्रों ने यूएसए के नेतृत्व में इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, ठीक है, इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी वैश्विक स्तर पर। और इसका रीज़न था कि जो इराकी बल हैं, ठीक है, कुवैत में जो इराकी बल थे उनको क्या किया जाए, कुवैत से बाहर निकाला जाए। आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट, तो उसमें वही चीज़ें हैं कि कुवैत से इराकी बलों को वापस बाहर निकालने की बात की जा रही थी। तो उसी टाइम क्या हुआ था, खाड़ी युद्ध जिसको हम जानते हैं, 34 राष्ट्रों ने यूएसए के नेतृत्व में इस युद्ध का संचालन किया था और ये युद्ध इराक के खिलाफ था। और इस समय क्या हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वैश्विक स्तर पर आई। एक तो हमारे यहाँ क्या, तेल की कीमतों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। जब खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था तो तेल जो आता है हमारे यहाँ, पेट्रोलियम, उसका जो आयात है वो मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। एक तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई। उसके बाद भारतीय प्रेषण में कमी, खाड़ी देशों में जो हमारे देश के नागरिक जाकर के काम करते थे, अब उनको भी काम मिलने थोड़े कम हो गए, जिसके निजी जो उनका जो भारतीय प्रेषण था, यानी जो वहाँ पर वो कमाते थे, वहाँ के रुपयों को लेकर के आते थे, तो इससे जो हमारे देश का निजी प्रेषण वाला जो पूरा सेक्टर था, जिससे हमारे यहाँ का विदेशी जो मुद्रा है वो इन्हेंस होता था, वो भी थोड़ा सा क्या हो गया, ठप हो गया, जिस वजह से हमारा जो भारतीय प्रेषण है उसमें कमी आई और तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, जो कि तत्कालिक रीज़न बना किसका, बीपीओ संकट का। हमारा जो राजकोषीय भुगतान शेष था वो पूरी तरीके से डगमगा गया और उसमें संकट उत्पन्न हुई। तो ये सारे रीजन थे जिस वजह से देश में आर्थिक सुधार लाना बहुत आवश्यक थे। तो देखिए, एक तो देखिए ये सारे रीजन थे बीपीओ संकट के। अब बीपीओ संकट से उबरने के लिए आईएमएफ क्या करता है, वो किसी भी देश में अगर बीपीओ संकट आया है तो आईएमएफ उस देश को लोन देता है बीपीओ संकट से उबरने के लिए, ठीक है। तो जब भारत आईएमएफ के पास जाता है और कहता है कि आप हमें लोन दीजिए, हमारे यहाँ पर ऐसा संकट आ गया है और हमें उससे निकलना है, तो आप हमें लोन दीजिए, तो वहाँ पर आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ देखता है भारत की कंडीशन को और जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था की जो भी पूरी प्रणालियाँ हैं, राज्यों का जो है, सरकार का जो हस्तक्षेप है वो इतना ज़्यादा है, निजीकरण उतना ज़्यादा नहीं है, आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है,
तो ये सारी सिचुएशंस को देखते हुए और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था की बेहाली थी उसके मद्देनज़र आईएमएफ ने क्या किया, कुछ शर्तें भारत के सामने रखी कि ये कुछ शर्तें हैं, अगर तुम इनको पूरा करते हो तभी मैं तुम्हें लोन दूंगा तुम्हारे अर्थव्यवस्था में आए संकट से उबरने के लिए, अन्यथा नहीं दूंगा। तो आईएमएफ ने क्या की, कुछ शर्तें रखी और वो शर्तें क्या थी, देखिए रुपए की जो विनिमय दर है उसमें 22% की कमी लाइए। ठीक है, आईएमएफ ने कहा कि रुपया का जो विनिमय दर है उसमें आप 22% की कमी लाइए, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के समक्ष अगर हम देखें तो 21 रुपये से घट करके 27 रुपया प्रति डॉलर हो गया। ठीक है, 21 रुपये से घट करके 27 रुपया प्रति डॉलर हो गया और डॉलर की मांग जो थी वो क्या हो गई, मंद पड़ गई। ठीक है, जब भी आप जान लीजिए जैसे क्या था कि पहले हमारे यहाँ पर $1 का क्या था, 21 रुपया था। ठीक है, 21 रुपया था, यानी अगर भारत का 21 रुपया $1 के बराबर था और तो आईएमएफ ने कहा कि आप इसमें 22% की कमी लाइए, तो इसके बाद क्या हो गया, $1 जो था वो 27 रुपया के बराबर हो गया। यानी कि अब आपको डॉलर की अपेक्षाकृत रुपए का जो रेट है वो बढ़ गया, यानी कि जो हमारी मुद्रा विनिमय दर है वो क्या हो गई, घट गई। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये तो 21 से ज़्यादा 27 हो गया, तो ये घटी कैसे, तो घटता ऐसे ही है ना। अब आप बताइए कि अगर $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ये अच्छा है कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ये अच्छा है। आप $1 कमाते हैं जो 100 रुपये के बराबर है, ये अच्छा है कि $1 10 रुपये के बराबर है, ये अच्छा है। देखिए देश में हमारी मुद्रा का स्तर कितना है इसको ये दर्शाता है। डॉलर की कंपैरेटिवली जितना ज़्यादा हमारे देश की मुद्रा का विनिमय दर होगा उतना ही गिरी हुई हमारी क्या होगी, मुद्रा की विनिमय दर होगी। ठीक है, तो जो 21 रुपये पर डॉलर हमारी मुद्रा की विनिमय दर थी, आईएमएफ ने क्या कहा कि आप इसमें 22% की कमी लाइए और उसको क्या करिए, 21 रुपया से 27 रुपया तक लेकर के आइए, जिससे डॉलर के कंपैरेटिवली हमारे जो मुद्रा है, हमारी जो पैसे हैं, इनका जो विनिमय दर है वो क्या हुआ, गिरा। ठीक है, 21 से ये कहाँ तक आ गए, 27 रुपये पे आ गए। उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि आप अपने यहाँ आयात शुल्क की जो दर है उसको वर्तमान 130% से कम करके 30% पर लाइए। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी जो थी हमारे देश में उसको इसने कहा कि आप कम करिए और 30% तक लेकर के आइए। उस टाइम 130% था। ठीक है, यानी 130% था, जिसको आईएमएफ ने क्या कहा कि 30% तक लाइए, जिसके द्वारा भारतवर्ष वर्ष 2000 से 2001 में पूरा कर लिया। ठीक है, इसको क्या किया आईएमएफ की जो ये वाली शर्त थी, भारत ने इसको पूरा किया वर्ष 2001 तक, और सभी आयात योग्य वस्तुओं को मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग यानी ओपन जनरल लाइसेंसिंग OGL के अंतर्गत कर दिया। इसके अंतर्गत आयात पर लगे सभी क्वांटिटेटिव प्रतिबंधों को हटाना अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो एक ये गाइडलाइन रही किसके, आईएमएफ की। नेक्स्ट आईएमएफ ने कहा कि आयात शुल्क में कमी से होने वाली सरकार की कर प्राप्तियों की कमी को पूरा करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में 20% की आप क्या करिए, वृद्धि करिए। ठीक है, जो उत्पाद कर हैं यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं आप उनको 20% तक बढ़ाइए, ताकि जो आयात शुल्क है उसमें क्या है, वृद्धि हो। ठीक है, आयात शुल्क में वृद्धि हो, इसीलिए आप अपने यहाँ पर क्या करिए, एक्साइज ड्यूटी को क्या करिए 20% तक बढ़ाइए। एक तो ये कहा आईएमएफ ने, दूसरा कहा कि सरकारी व्यय यानी कि जो सरकारी नौकरियों में चाहे काम करते हैं अधिकारी, उनके जो वेतन, पेंशन, भत्ते और जो आकस्मिक निधि में जो छूट है और जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, इन सारी चीज़ों में क्या करिए आप 10% की कमी लाइए। ठीक है, 10% की कमी लाइए किसमें, सरकारी व्यय में। सरकार के जो भी व्यय हैं, चाहे वो इंटरेस्ट देना हो, चाहे वो कुछ भी खर्च करना हो, इन सभी में आप 10% की कमी लाइए और तब जा करके हम आपको क्या देंगे, लोन देंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी गाइडलाइन रही आईएमएफ की, जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि भारत को वो चीज़ें माननी पड़ी क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। तो भारत ने आईएमएफ की उस गाइडलाइंस को माना, तब जाके आईएमएफ ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की और हमारे देश जो था वो बीपीओ संकट से उभरा। ठीक है, और भारत में फिर इस लिहाज से क्या की गई, एलपीजी रिफॉर्म आई हमारे देश में। ठीक है, जब आईएमएफ की सारी चीज़ों को भारत ने अपनाया तो हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म की बात की गई। उसके लिए भारत में सुधारों की कुछ युक्तियां निर्धारित की गई, जैसे कि सबसे पहले तो भारत में एक तो था कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी
PPP, अब देखिए एक PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। एक PPP का मतलब होता है क्रय शक्ति तुल्यता, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति तुल्यता। ठीक है, अगर आज के डेट में जैसा कि मैंने आप लोग को नेशनल इनकम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। USA और चाइना के बाद भारत क्या है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी है PPP आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। उस समय भारत ने सुधार में क्या की कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाए और दूसरा उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको भी इन्हेंस किया जाए। इन दो क्षेत्रों में काम करने की भारत ने बात की। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या आया हमारे देश में, LPG रिफॉर्म आया। ठीक है, LPG रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जाता है LPG रिफॉर्म। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उदारीकरण की। तो उदारीकरण के अंतर्गत क्या किया गया, खुले द्वार की नीति अपनाई गई। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उदारीकरण। उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ठीक है, LPG का जो L है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है उदारीकरण की। तो इसमें क्या किया गया, खुले द्वार की नीति अपनाए जाने पर बल दिया गया। खुले द्वार की नीति अपनाए जाने को कहा गया इसमें। और इसमें क्या था कि एक तो देखिए चीन, जैसे कि इसमें कहा जाता है कि इसका जो सबसे विशिष्ट उदाहरण था 1980 के दशक में चाइना था। ठीक है, उदारीकरण का सबसे विशिष्ट उदाहरण चाइना था। यद्यपि चीन में अगर देखा जाए तो आज भी कुछ विशिष्ट उदारवादी लक्षणों का अभाव है, जैसे कि व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतंत्र प्रणाली, इन सब चीज़ों का क्या है, अभाव है। लेकिन फिर भी इसका जो 1980 के दशक में सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता था वो चाइना ही माना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात की गई किसकी, उदारवाद की, कि आप अपने यहाँ उदारवाद को बढ़ाइए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक आर्थिक नीतियों की ओर झुकाव को ही क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी के अंतर्गत जो मार्केट की जो नीतियां हैं इनको लेकर के आप क्या रहिए, झुकाव रखिए। वैश्विक स्तर पर जो भी मार्केट है इकोनॉमी का, उसको लेकर के जो भी नीतियां बनी हैं वैश्विक स्तर पर, उसके साइड में आप क्या रखिए, अपना झुकाव रखिए, ताकि आप इसी को कहते हैं खुले द्वार की नीति। यानी कि हर एक नीतियों का क्या करिए, आप खुल के स्वागत करिए, उनके लिए अपने द्वार को खोले रहिए और उसके प्रति अपना झुकाव रखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आता है हमारा निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि आप अपने यहाँ की जो भी चीज़ें हैं जिसमें राज्य का जो भूमिका है वो ज़्यादा है, उसको कम करिए और निजी क्षेत्रों को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रोत्साहित करिए निजी क्षेत्रों को, और सरकार की भूमिका को आप क्या करिए, कम करिए और प्राइवेटाइजेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का। तो एक तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि सभी चीज़ों को क्या करना है, विश्व के मंच पर लेकर के आना है। ठीक है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है कि आप हर एक चीज़ को क्या करिए, वैश्विक मंच तक लेकर के आइए। और कहते हैं वैश्वीकरण का अर्थ अगर हम WTO के अकॉर्डिंग देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की आबादित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही क्या होती है, वैश्वीकरण होती है। यानी कि आप विश्व मार्केट से जुड़िए। ठीक है, जो आपकी इकॉनमी अगर क्लोज्ड इकॉनमी तो उसको ओपन इकॉनमी में तब्दील करिए, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए और आबाद रूप से आपके प्रोडक्ट किसी और देश में जा सके, उनके प्रोडक्ट आपके देश में आ सके, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय हो सके, इसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर आप समान रूप से आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आपने वैश्वीकरण को अपनाया हुआ है, आपकी अर्थव्यवस्था ओपन है, आपकी अर्थव्यवस्था क्लोज नहीं है। ठीक है, ये होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे देश में हुई। भारत में क्या हुई, LPG रिफॉर्म आए, लिबरलाइजेशन हुआ,
ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, और ये सारी चीज़ें उसी समय से निरंतर हमारे यहाँ पर चल रही हैं। और इस प्रकार से भारत में आर्थिक सुधार की क्या रीज़न थे, किस लिए किया गया, IMF की क्या शर्तें थी, और LPG रिफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने क्या किया यहाँ पर देखा। ठीक है, तो देखिए, एक अगर हम इन तीनों को यानी LPG को अगर हम लीगलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अगर हम एक साथ एक परिभाषा में अगर हम जोड़ें तो देखिए होता क्या है कि उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, उदारीकरण अर्थव्यवस्था में बाजार की जो दिशा है उसको दर्शाती है, और निजीकरण वह मार्ग है जिस पर यह अंतिम लक्ष्य है अर्थात वैश्वीकरण को प्राप्त करने के लिए यात्रा करेगी। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझेंगे, इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि आपको अर्थव्यवस्था का जो मार्केट है उसके लिए क्या करना है कि उस मार्केट को जो डायरेक्शन है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में आपको चलना है, किस नीति की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, ये आपको कौन बताएगा, उदारीकरण बताएगा। और आपको उस पर किस मार्ग से चलना है ये बताएगा निजीकरण। यानी कि जब आपको अपनी क्या मिल जाएगी, अपना मार्केट मिल जाएगा, तो अब उस मार्केट के लिए आपको एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता कौन है, वो रास्ता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और उस निजीकरण के रास्ते पर चल करके आप क्या पा जाएंगे, वैश्वीकरण को। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है, लक्ष्य है। ठीक है, उदारीकरण क्या है, दिशा है, और निजीकरण क्या है, मार्ग है, और वैश्वीकरण क्या है, लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है वैश्वीकरण यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था से खुद को जोड़ना। अब हम आते हैं सुधारों की पीढ़ियों के ऊपर। सुधार की कितनी पीढ़ियां हैं, 4 पीढ़ियां हैं। ठीक है, हमारे देश की अगर हम बात करें, यहाँ तक आई होप आपने समझ लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा ही देती हूँ। हमारे देश में जैसा कि हमने कहा क्रमिक रूप से विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था में क्रमिक रूप से सुधार हुआ है, तो उनका क्या क्रम रहा है, किस प्रकार से रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। ये क्लास एक ही क्लास में ख़त्म होगा, इसका कोई 2 पार्ट नहीं रहेगा, ये बस समझने की चीज़ें हैं, इनको आप बस समझे रहिए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं अर्थव्यवस्था की पीढ़ियों को लेकर के कि क्या क्रमिक सुधार की पीढ़ी रही हैं इसकी, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इनको इतना भी हल्के में ना लीजिएगा, थोड़ा सा आप इन पर ध्यान भी दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है अर्थव्यवस्था में इनकी जो पीढ़ियां हैं, सुधारों की जो पीढ़ियां रही हैं वो कितने टाइप की हैं, 4 टाइप की हैं। ठीक है, अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं तो वर्ष 2000 से 2001 में अर्थव्यवस्था की प्रथम पीढ़ी को क्या किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रथम पीढ़ी, 2001 में नहीं, प्रथम पीढ़ी जो है अर्थव्यवस्था की, इसको कहा जाता है कि सरकार ने क्या किया था कि वर्ष 2000 में क्या किया, द्वितीय आर्थिक सुधार की घोषणा की थी। ठीक है, सरकार ने सेकंड जो उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसकी अनाउंसमेंट कब की थी, वर्ष 2000 में की थी। तो इसीलिए माना यह जाता है कि वर्ष 2000 पहले तक हमारे देश का जो भी इकोनॉमिक चीज़ें रही हैं वो प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी को सरकार ने कब अनाउंस किया था, वर्ष 2000 में। तो वर्ष 2000 के पहले तक की जो भी चीज़ें थी देश की आज़ादी के बाद से, वो सभी चीज़ें किस में आती हैं, देश की प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 2000 पहले की सभी आर्थिक नीतियाँ प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 2000-2001 के पूर्व की। प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत क्या करती हैं, वो आती हैं। अब प्रथम पीढ़ी में कैसे कैसे सुधार किए गए इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, जैसा कि हमने कहा LPG रिफॉर्म है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किए गए, सरकार की भूमिका को कम से कम किया गया और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, वैदेशिक क्षेत्र में सुधार किया गया, आयात पर कमी लाने और निर्यात को बढ़ावा देने की बात की गई, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया गया यानी कि बैंकिंग और जो बीमा और उसके बाद पूंजी बाजार, उद्योग, इन सब चीज़ों में सुधार की गई
और उसके बाद क्या कहते हैं, कर में सुधार यानी टैक्सेशन में सुधार किया गया, कर प्रणाली को सुगम बनाया गया, सुलभ बनाया गया और उसको क्या किया गया, आधुनिकीकरण उसका किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी थी देशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र की भूमिका को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। ठीक है, तो प्रथम जो हमारा पीढ़ी रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई थी। सबसे पहले तो उसमें किया गया निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, इन सब में सुधार। ये सारी चीज़ें किसमें की गई, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत की गई, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत की गई थी। और उसके साथ साथ टैक्स में, जैसा कि मैंने कहा, कर में सुधार, कर प्रणाली में सुधार, कर प्रणाली को कैसा बनाया गया, सुगम बनाया गया, सुलभ बनाया गया, इसका आधुनिकीकरण किया गया और देशी और विदेशी निजी क्षेत्र की भूमिका को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, अब इसके बाद आता है द्वितीय पीढ़ी का सुधार, जो कि मैंने बताया कि वर्ष 2001 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2001 से, हालांकि इसका प्रारंभ वर्ष 1990 से ही हो चुका था, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद से अर्थव्यवस्था में काफ़ी सारे क्या हुए, बदलाव आए। तो जिसके बाद से वर्ष 2001 में सरकार ने फाइनली अनाउंसमेंट किया किसका, द्वितीय पीढ़ी के सुधार की। तो इसमें कारक बाजार सुधार यानी इसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य व्यवस्था का विघटन करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और पेट्रोलियम, चीनी, औषधियाँ, इन सभी चीज़ों के सिद्धांतों का क्या किया गया, इनके मूल्यों का इसमें सुधार किया गया। ओके, यानी कि कारक बाजार सुधार, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म, जिसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य व्यवस्था को विघटित करने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था में ऐसे कई उत्पाद हैं जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, लेकिन इन उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार के सिद्धांतों के आधार पर नहीं होता है, जैसे पेट्रोलियम, चीनी, उर्वरक, ये सभी चीज़ें। तो इसलिए क्या हुआ, इन उत्पादों का बिक्री मूल्य जो है वो सरकार तय करती थी, फलस्वरूप निजी उद्योगों के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था एवं उनका विस्तार क्या होता था, बाधित होता था। इस वजह से इन क्षेत्रों में सुधार किया गया। ठीक है, इसको मैं आपको समझाती हूँ, 1 सेकेंड। हुआ ये कि जैसे पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन कौन करता था, निजी क्षेत्र करता था। ठीक है, लेकिन उनका जो मूल्य निर्धारण है वो कौन करता था, वो सरकार करती थी। द्वितीय श्रेणी की अगर हम सुधार करें, द्वितीय पीढ़ी की अगर हम बात करें तो ये वर्ष 2001 से ये स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या किया गया, बाजार कारक बाजार सुधार, कारक बाजार सुधार का तात्पर्य ये था कि जैसे पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों का, चीनी, उर्वरक, इन सब चीज़ों का जब प्रोडक्शन होता था तो प्रोडक्शन कौन करता था, निजी क्षेत्र करता था। लेकिन प्रोडक्शन निजी क्षेत्र करता था, लेकिन इनका मूल्य निर्धारण कौन करता था, सरकार करता था, जिस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको क्या होता था, हानि होती थी। इसीलिए इस क्षेत्र में सुधार की गई। कब, वर्ष 2001 के बाद से। वर्तमान में पेट्रोलियम क्षेत्र में सिर्फ केरोसिन तेल और रसोई घर में इस्तेमाल किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर का ही जो मूल्य है वो कौन करता है, सरकार निर्धारित करता है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, वो प्राइवेट सेक्टर निर्धारित करती हैं। ठीक है, यानी कि जो केरोसिन ऑयल और एलपीजी सिलेंडर, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी चीज़ों का जो मूल्य निर्धारण है वो कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। इन दोनों का गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और आगे अगर हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के में सुधार किए गए। ठीक है, इसके अंतर्गत एक तो ये रहा, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार इसमें भी किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार इसमें भी किए गए, यानी इसने जो बढ़ी हुई प्रकार्यात्मक स्वायत्तता देना, पूंजी बाजार के उपयोग की अधिकता, स्वतंत्रता, नए वेंचर एवं विनिवेश इत्यादि को बढ़ावा देने की बात की गई थी। ठीक है,
तो जैसे होता है ना, द्वितीय पीढ़ी के सार्वजनिक क्षेत्र सुधारों का मुख्य जो बल था वो कई दूसरे प्रकार के पहलुओं पर हैं, जैसे कि पूंजी बाजार के उपयोग को अधिक स्वतंत्र बनाया जाए और जो विनिवेश है, विनिवेश को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी चीज़ें किसमें की गई? सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार में द्वितीय पीढ़ी में की गई थी। फिर सरकार एवं लोक संस्थानों में सुधार, यानी कि जैसे सरकार की जो भूमिका थी वो कंट्रोलर से बदलकर सुधारात्मक कर दी जाए, यानी सरकार का जो भूमिका हो वो कंट्रोलर का ना हो, बल्कि कैसा हो? सुसाध्यकर्ता वाला हो, यानी कि फैसिलिटर का हो। आप कंट्रोलर न रहिए, आप फैसिलिटर रहिए। और प्रशासनिक सुधार की तरह भी इसको आप देख सकते हैं कि आप क्या करिए कि आप उनको आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर रहिए, फैसिलिटर की तरह काम करिए, उनके ऊपर कंट्रोल ना रखिए पूरी तरीके से, कंट्रोल भी कितनी हो? मिनिमम हो। तो इसकी बात की गई। फिर वैधानिक क्षेत्रों में इसमें कही जाती है कि सुधार की बात की जाती है, जैसे विरोधाभासी कानून हैं, जैसे कि कुछ कानून एक दूसरे का विरोध करते हैं, इनको आप निरस्त करिए। भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको आप कहते हैं इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आप सुधार करिए। कंपनी कानून एवं श्रम कानून में सुधार करिए, तो साइबर कानून जैसे नए क्षेत्र जो थे उनके ऊपर कानून बनाइए। तो इन सारी चीज़ों की इसमें बात की जाती है, किसमें? द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रांतिक क्षेत्र में सुधार करने की बात की गई थी, यानी कि आप बिजली, सड़क, दूरसंचार आदि इन सभी चीज़ों को अच्छे से विकसित करिए और कृषि अनुसंधान, चिकित्सा और शिक्षा, इन सब चीज़ों में भी क्या करिए? सुधार करिए, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो आते हैं हम अपने तीसरे पीढ़ी के सुधार के ऊपर। तो तीसरा पीढ़ी का जो सुधार है वो मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तृतीय जो पीढ़ी की सुधार है 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ स्टार्ट हुई थी। तृतीय पीढ़ी के सुधार को टेंथ 5 ईयर प्लान यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के साथ इसका क्या किया? प्रारंभ किया गया था। आर्थिक विकास, इसका जो उद्देश्य था तृतीय श्रेणी के सुधार का, इसमें आर्थिक विकास तथा आर्थिक सुधारों के लाभ का विकेंद्रीकरण, ताकि इसमें जनमानस को शामिल किया जा सके, ठीक है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है ये क्या? तृतीय पीढ़ी का जो सुधार था वो विकेंद्रीकरण के ऊपर इस बल दिया इसने। सेंट्रलाइजेशन ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, ताकि क्या हो? लोगों की भी उसमें सहभागिता रहे, दोनों लोगों की भी उसमें भागीदारी रहे। और जब तक कहते हैं ना कि आर्थिक सुधारों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचता है, तब तक सुधारों की प्रक्रिया क्या रहती है? अधूरी रहती है। और इसीलिए सुधारों में जनता की भी भूमिका होनी चाहिए। जब तक जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक उनका कोई मायने नहीं है। जैसे जब हमारे देश में आर्थिक सुधार हुए थे तो जनता ने उसका क्या किया था? बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर विरोध किया था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं चौथी पीढ़ी के ऊपर। तो चौथी पीढ़ी का जो सुधार है वो इसमें टेक्निकली रिफॉर्म किए गए थे, ठीक है। चौथी पीढ़ी में क्या किया गया? तकनीकी सुधारों की बात की जाती है। तो चौथी पीढ़ी जो थी उसमें क्या किया गया? तकनीकी सुधार किए गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों में क्या किया गया? अलग अलग रिफॉर्म्स की हमने इसमें बात की। ये सारी चीज़ें रही हमारे देश में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों की पीढ़ियों के अंतर्गत। अब लास्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सुधारों का जो लाभ था वो जनता को नहीं प्राप्त हुआ और सुधार जो थे वो समावेशी नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि सुधार जो थे हमारे देश में अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार तो हुए, लेकिन उन सुधारों की जो पहुँच थी वो जनता तक नहीं आ पाई, उससे जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और ना ही वो समावेशी थे जिससे ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, अब जो सुधार किए गए अब वो परिवर्तनकारी सुधारों के ऊपर बल दिया गया, ठीक है। अब पहले की तरह नहीं रह गया। वर्ष 2017-18 के बजट के अकॉर्डिंग अब क्या हो गए? इंडिया में परिवर्तनकारी सुधार लाए गए। अगर हम बात करें वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट की, तो इसने किस प्रकार के सुधारों की बात की? तो इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति को लक्षित करना और आरबीआई जो कानून 1934 को संशोधित कर मौद्रिक समिति का गठन करने की इसने बात की। फिर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को रणनीतिक विनिवेश फिर से शुरू करने को कहा
और उसके बाद बड़े जो नोट थे उनका विमुद्रीकरण की बात की गई। आप 2017-18 देख रहे हैं, 2016 में ही हुआ था क्या, नोटबंदी, तो विमुद्रीकरण की बात की गई थी। उसके बाद नए बेनामी कानूनों को लागू करना, दिवालिया कानून इन सब चीज़ों को लागू करना और आधार कानून को लागू करना, ये सब सारी चीज़ें क्या थी, रूपांतरित सुधारों के अंतर्गत थी। ठीक है, रूपांतरित सुधारों की प्रक्रिया इस मामले में विशेष है क्योंकि इसके माध्यम से लक्षित जनसमूह की व्यवहार व्यवस्था में परिवर्तन की कोशिश सन्निहित है और इस दिशा में क्या किया गया, सफलतापूर्वक प्रयास यानी सफलता भी प्राप्त की गई थी। ठीक है, परिवर्तनकारी यानी कि अब जो चीज़ें हैं अब उनमें कुछ बदलाव करिए, बड़े नोटों को हटाइए, विमुद्रीकरण करिए। ठीक है, और उसके बाद जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य हैं उनको आप अचीव करिए, आरबीआई के कानून में परिवर्तन करिए, बेनामी कानूनों को लागू करिए, दिवालिया कानूनों के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, विनिवेश के क्षेत्र में बढ़ावा करिए, कानून को आधार कानून को लागू करिए, ये सारी चीज़ें, और सब्सिडी को लेकर के जो भ्रष्टाचार हैं इन सब चीज़ों को आप कम करिए। हस्तांतरण, जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रक्रिया है इसको अपनाएं, डीपीटी, जिसके माध्यम से आप सब्सिडीज़ को डायरेक्ट जिनको देना है उनको हस्तांतरित करिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही जाती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो ठीक यहाँ तक, लेकिन आफ्टर कोविड-19 क्या किया गया। आफ्टर कोविड-19 अगर हम देखें, आफ्टर कोविड-19 अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आया, वो आया आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट। मई 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत क्या हो, आत्मनिर्भर हो। आप ऐसी चीज़ें करिए ताकि आपको किसी की डिपेंडेंसी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़े ताकि आयात को कम किया जा सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ें अपने देश में प्रोड्यूस कर सकें, अपनी देश की सारी डिमांड को अपने ही द्वारा फुलफ़िल कर सकें, ऐसी यहाँ पर बात की गई। हालांकि जब ये आया तो जो विपक्षी थे इन्होंने क्या किया, ये वैश्वीकरण के विरुद्ध है। ठीक है, वैश्वीकरण के विरुद्ध है। वैश्वीकरण क्या कहता है कि आप क्या हैं, आप वैश्विक बाजार से जुड़े रहिए। ठीक है, आप आयात निर्यात दोनों करिए। वैश्वीकरण कहता है कि आप परस्पर निर्भर रहिए, कुछ मंगाइए कुछ दीजिए, ऐसे चीज़ों को करिए। तो जब आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट आया, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी का जब कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने आपको जब इकोनॉमी का वर्गीकरण पढ़ाया था पहले चैप्टर में, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या होता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, क्या होता है परस्पर निर्भरता वाली अर्थव्यवस्था और क्या होता है आश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाया था। तो जब सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी की जब कॉन्सेप्ट मोदी जी लेकर के आए तो विपक्षों के द्वारा कहा गया कि ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध है, ये वैश्वीकरण का विरोध करता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंतर्गत घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि होती है और इससे क्या होता है, कृषि विपणन, वित्तीय मार्केट, एमएसएमई क्षेत्र, इसको बढ़ावा मिलता है, आयात पर नियंत्रण होता है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे घरेलू, अगर देखा जाए तो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, बट घरेलू जो अर्थव्यवस्था हैं वो क्या होती है, प्रोत्साहन मिलता है। इसके अंतर्गत जैसे हमने कहा कि आयात में कमी आती है, निर्यात में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार सृजन होता है और उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन एनहेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में आती हैं, किसके वजह से, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के वजह से। तो ये कब आया, ये अभी हाल का टर्म है, वर्ष 2020 में ये टर्म नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया कि
भारत को क्या होना चाहिए, अब आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे क्लास के अंतर्गत समझा कि क्या होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, किस प्रकार से ये चला था और किस प्रकार आज कहाँ पर आकर के ये रुका हुआ है, निरंतर ये आगे बढ़ने की तरफ प्रयासरत है। तो ये जो चैप्टर था बेसिकली आप अपनी अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझिए कि ये कैसे आई, कहाँ से आई, किस प्रकार से आई, तो ताकि आप आगे की चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो हमारा सेक्शन था आर्थिक सुधार का, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। It's 14:59. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.